अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ ठीक आ रही है? वहाँ दूसरे रूम में आवाज़ ठीक आ रही है? दुरूद शरीफ पढ़ लें। जितना कल बताया था आयत 16, बल्कि कल तो आप आए नहीं थे, परसों जितना बताया था, परसों जितना बताया था उसमें किसी का कोई सवाल? इनिशियल मेजरमेंट का मतलब कि जब रिकॉर्ड करना है तो किस अमाउंट पे, कॉस्ट पे। और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का मतलब कि हर एसओएफपी में क्या अमाउंट आएगी, तो कॉस्ट मॉडल और रीवैल्यूएशन मॉडल। अब उस दरख्त में से ना पहली चीज ले रहा हूं। अब हम पढ़ते हैं कॉस्ट यानी पीपीई की कॉस्ट। किसी भी रिसोर्स की, लिखता हूं अंग्रेजी लिखता हूं अभी, किसी भी रिसोर्स की कॉस्ट के लिए सिंपल लॉजिक ये है कि वो रिसोर्स हमने खरीदा या बनाया और इस पोजीशन में ले आए कि अब उसको यूज कर सकें। बिजनेस गुड्स क्यों खरीदता है? बेचने के लिए। फर्नीचर, एसी, बिल्डिंग क्यों खरीद रहा है? यूज करने के लिए। तो कोई भी जो रिसोर्स खरीदा जा रहा है उसके इस्तेमाल की हालत तक लाने के लिए जो जो भी खर्चा आया था वो सब उसकी कॉस्ट है कि हमें ये कॉस्ट किया। तो कॉस्ट होती है हम जितना खर्चा बर्दाश्त कर रहे हैं। ऑफ कैश पेड और फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंसिडरेशन गिवन टू एक्वायर द एसेट। ये जो फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंसिडरेशन है ना, ये मैं आपको एक्सचेंज ऑफ एसेट्स पढ़ाऊंगा तो ये बात समझ आएगी। तो अभी आप ये याद रखें कि जितना हमारा खर्चा हो रहा है, तो कॉस्ट होती है जो हमें एसेट एक्वायर करने के लिए पैसा खर्च करना पड़ रहा है। ये जो फेयर वैल्यू ऑफ अदर कंसिडरेशन है ना, ये जब मैं आपको एक्सचेंज ऑफ एसेट्स एक टॉपिक पढ़ाऊंगा इसी में आईएएस में आगे चल के, तो तब समझेंगे। हम लोग जो प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर खरीद रहे हैं, उसको खरीदना और ख़रीद कर लेकर आना, इस सब पर ख़र्चा हो रहा है। जैसे अगर फर्नीचर की मिसाल लेते हैं, अगर फर्नीचर किसी से बनवाया है तो एक चेयर, इनफैक्ट सारी चेयर्स बिजनेस को कितना कॉस्ट करेंगी, इसमें क्या क्या खर्चा शामिल होगा। अगर बिल्कुल इमेजिन करें इस बात को कि चेयर्स किसी से बनवाई हैं, इस कैंपस में जो चेयर्स पड़ी हैं अगर किसी से बनवाई हैं तो कॉलेज को टोटल कितना खर्चा पड़ रहा है, किस किस काम के लिए। अरे रॉ मटेरियल कॉलेज क्यों पड़ रहा है? लेके आने से पहले उठा के थोड़ी ले आएंगे, पहले क्या करना है? अरे यार कैसी बातें कर रहे हैं, कॉलेज को क्या लगे मैन्युफैक्चरिंग के? मेरी बात दोबारा सुने, खरीदेंगे ना, खरीदा, फिर खरीद कर कैंपस तक लाए, फिर चेयर्स इंस्टॉल करना। अच्छा, जो जिस गाड़ी पे या जिस खोती गाड़ी पे लाए थे वो सीधा ऊपर ही आएगा, फिर लेबर भी चाहिए होगी जो चेयर को वहां से उठाएगी और रूम तक लाएगी। तो इस चेयर्स वाली मिसाल में जिससे चेयर्स खरीदी उसको पैसे दिए, लेकर आने हैं रास्ते का खर्चा, वो पैसे दिए, हो सकता है दूसरे शहर से खरीदी हो तो रास्ते का खर्चा और ज्यादा बढ़ जाएगा, फिर यहां लाकर लेबर से उठवाकर ऊपर रखवाना। सही है। एसी क्लास में लगना ये मकसद था और ठंडी हवा भी पहुंचे, तो इसके लिए कॉलेज का क्या क्या खर्चा? एसी खरीदा होगा, फिर लेकर आए होंगे, फिर यहां पर इंस्टॉल किया होगा, फिर ये ठंडी हवा देने के काबिल होगा। तो हर पीपीई इवेंचुअली कहीं ना कहीं तो खरीदा ही जा रहा है। तो उसको खरीदने से लेकर
अपने पास लाने तक, और इस हालत में लाने तक कि ये काम करना शुरू हो जाए, यानी वर्किंग कंडीशन में ले आए, तो जितना खर्चा लग रहा है वो सब इसकी कॉस्ट का हिस्सा है। अब इसके लिए ना एक लिस्ट बना लेते हैं। उस लिस्ट में मैं कुछ अपनी तरफ से पॉइंट्स भी बता देता हूं, जो स्टैंडर्ड में है वो भी बता देता हूं। याद कर लेंगे तो सवाल करने में हेल्प हो जाएगी। इसको मैं कह देता हूं कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट, यानी खर्चे में कॉस्ट में कौन कौन से खर्चे शामिल करने, कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट। तो कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट की लिस्ट बना लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट, कौन सी कॉस्ट, क्या कर रहे हैं हम, ये क्या लिखा मैंने, कॉस्ट क्या कर रहे हैं, नहीं ये क्या हेडिंग है, कॉस्ट, ये पीपी पढ़ते पढ़ते यहां कहां चले गए। कॉस्ट का क्या हमने सीखा था पिछली क्लास में कि इनिशियली कितनी अमाउंट पे रिकॉर्ड करना है, तो अब वो कॉस्ट कैलकुलेट कैसे करनी है वहां चले गए। तो कॉस्ट कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं। कॉन्सेप्ट वही है कि हम पीपी को खरीद रहे हैं या बना रहे हैं, और सारी मेहनत का एंड ऑब्जेक्टिव क्या है कि उसको हम यूज कर सकें। तो यूज करने की पोजीशन तक लाना, इसमें जितने खर्चे हो रहे हैं जरूरी, फालतू वाले नहीं, जरूरी, वो सब उस एसेट की कॉस्ट का हिस्सा है। तो लिस्ट बना लेते हैं ताकि याद कर लें तो हेल्प हो जाएगी। चलें एक मशीन की मिसाल लेते हैं और दूसरे मुल्क से खरीदते हैं चल के। मिसालें लिख रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जिससे खरीदेंगे उसकी परचेज प्राइस होगी, और सवाल वाला हो सकता है कि आपको ना इसमें कुछ डिस्काउंट्स भी बताए कि डिस्काउंट्स भी हैं। तो अगर डिस्काउंट भी बताए तो क्या करें, लेस कर लेते हैं। तो इसमें से लेस कर लेते हैं डिस्काउंट्स। जिससे खरीदा अगर लोकल है तो वो गवर्नमेंट के कहने पे ना हमसे कुछ पैसे एक्स्ट्रा भी ले रहा होगा। तो वो जो गवर्नमेंट के कहने पे हमसे एक्स्ट्रा पैसे ले रहा होगा वो क्या होंगे, टैक्सेस। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कुछ टैक्सेस, आप लोग टैक्स शायद पढ़ रहे हैं, जो गवर्नमेंट हमसे मुख्तलिफ टैक्सेस लेती है ना बिजनेसेस से, आम आवाम से, उनमें से आम आवाम की जेब से तो जाते ही जाते हैं। कुछ टैक्सेस जो बिजनेसेस से ले रही होती है वो कल को एडजस्ट भी हो जाते हैं, रिफंड हो सकते हैं। तो अगर तो वो टैक्सेस ड्यूटीज जो हम खरीदते हुए उस सप्लायर को दे रहे हैं, सप्लायर को क्यों दे रहे हैं, नहीं मैं समझा ही नहीं सका। देखें सप्लायर ने कस्टमर को एक चीज बेची और गवर्नमेंट ने सप्लायर को कहा था कि तुम्हारे कस्टमर के पास पैसे तो हैं, तो अपनी चीज के पैसे ले रहे हो तो हमारे नाम पे भी पैसे ले लो, तो थोड़े से पैसे ना हमारे नाम पे भी ले लो। तो सप्लायर ने कस्टमर से गवर्नमेंट के नाम पे पैसे क्यों लिए, गवर्नमेंट का एजेंट बन के वो गवर्नमेंट को देगा। तो हम जब इस मशीन को खरीद रहे होंगे तो हम सप्लायर को कुछ टैक्सेस ड्यूटीज दे रहे होंगे। अगर तो वो टैक्सेस और ड्यूटीज बस हमारी जेब से गए तो उसको कहते हैं नॉन रिफंडेबल। नॉन रिफंडेबल टैक्सेस और ड्यूटीज। अच्छा, इस टैक्सेस ड्यूटीज के बारे में ना ये हरे हरे डब्बे में एक नोट बताता हूं। अगर आपको सवाल में खर्चों की लिस्ट दी हुई है और उन खर्चों में लिस्ट में लिखा नजर आ रहा है रिफंडेबल सेल्स टैक्स, तो वो कॉस्ट ऑफ मशीन में ऐड होगा, रिफंडेबल सेल्स टैक्स नहीं। एक खर्चा लिखा आ रहा है नॉन रिफंडेबल इंपोर्ट ड्यूटी, ऐड होगा। तो जो नाम से पता चल रहा है वो तो ठीक है, हो सकता है सवाल में लिखा मिले ड्यूटी बस, रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल नहीं बताया, या सेल्स टैक्स लिखा हुआ है, रिफंडेबल है कि नॉन रिफंडेबल है नहीं लिखा, तो फिर जो दिल में आ रहा कर लें, फिर क्या करें मैं बताता हूं। अगर तो टैक्सेस ड्यूटीज के साथ रिफंडेबल और नॉन रिफंडेबल मेंशन्ड है तो फिर तो मेंशन्ड है। अगर खामोशी है ना तो आप अपने अल्फाज में लिख लें हरे हरे डब्बे में कि अगर टैक्सेस ड्यूटीज नहीं बताया कि रिफंडेबल है कि नॉन रिफंडेबल, इनकम टैक्स रिफंडेबल मान लेना, इनकम टैक्स। अगर क्वेश्चन में टैक्सेस ड्यूटीज के बारे में
नहीं बताया कि रिफंडेबल है कि नॉन रिफंडेबल। तो इनकम टैक्स रिफंडेबल मानिएगा, उसके अलावा कोई भी टैक्स कोई भी ड्यूटी है उसको नॉन रिफंडेबल मानिएगा। इनकम टैक्स का वर्ड लिखा नजर आए तो उसको रिफंडेबल मानना है, और उसके अलावा कोई भी टैक्स है कोई भी ड्यूटी है तो वो नॉन रिफंडेबल। और इस पर कोई नोट लिखने की भी जरूरत नहीं, मतलब ये इतनी अंडरस्टूड बात है कि आई कैप को पता है कि स्टूडेंट को पता है कि आई कैप को पता है, मतलब अंडरस्टूड बात। तो इसलिए इनकम टैक्स है लिस्ट में तो रिफंडेबल, और उसके अलावा कोई भी टैक्स ड्यूटी है तो नॉन रिफंडेबल। चलिए हरा डब्बा बंद कर दिया। खरीद लिया जी, दुकान से खरीद लिया। अब खरीदने के बाद लेके आएंगे, तो जब लेके आएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन की जगह सवाल में आपको कैरिज का वर्ड भी मिल सकता है, फ्रेट का वर्ड भी हो सकता है, सब एक बात है। अगर तो दूसरे मुल्क से खरीद रहे हैं तो वो ड्यूटीज वगैरह सब ऊपर आ गई, तो ना हमें सप्लायर पे भरोसा कि हम पैसे देने से वो चीज़ ना बेचे, ना सप्लायर को हम पे भरोसा, तो फिर बैंक्स को बीच में इन्वॉल्व करेंगे। तो बैंक फिर हमें ना सप्लायर को हमारी तरफ से लेटर लिख के दे रहा होगा कि बेफिक्र होकर चीज़ें बेचें, देगा पैसे ये। तो बैंक हमें मुफ्त में लेटर लिख देगा नहीं, इसके चार्जेस लेगा, तो उनको कहते हैं एलसी चार्जेस, एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट को कहते हैं। तो ये भी ऐड होंगे। अच्छा, सामान रास्ते में आ रहा है जहाज़ में, चलो शिप है या एयरक्राफ्ट है, तो रास्ते में कोई मिसाइल भी लग सकता है, तो अब उस डर से बचने के लिए क्या करें, इंश्योरेंस करवा लेते हैं, वो भी ज़रूरी खर्चा है, ट्रांजिट इंश्योरेंस। चलो जी, जिस जहाज़ पे चीज़ें आ रही थी वो जहाज़ आके सीधा हमारी फैक्ट्री में लैंड करेगा? नहीं ना, वो तो कहीं पोर्ट पे आएगा। तो अब जब पोर्ट पे आएगा तो पोर्ट हमारी तो है नहीं, वो तो सरकार की है, तो वो ड्यूटीज़ फिर यहीं आ गई। फिर गवर्नमेंट वाले हमसे मज़ीद पैसे मांगेंगे, तो उनको कह लेते हैं कुछ क्लियरिंग चार्जेस भी होंगे, कोई एजेंट रखना पड़ेगा, क्लियरिंग चार्जेस होंगे, गवर्नमेंट वाले हमें उस मौके पे फिर कोई टैक्सेस ड्यूटीज़ ले लेंगे। चले जी, मशीन पोर्ट से उठा ली हमने, अब क्या करें, फैक्ट्री सियालकोट में है, फिर लेकर आनी है, चलो फिर ले आते हैं। अब वो मशीन ट्रक पे आती हुई हमारी फैक्ट्री तक पहुंच गई, तो एसी गाड़ी में रखा, यहाँ गेट पे उतर गया, चलो ऊपर ला के रख लिया, अब आगे उसको इंस्टॉल भी तो करना है। तो उस इंस्टॉलेशन के लिए जहां तक एसी इंस्टॉल करने की बात है तो वो तो दीवार पे लाके बस लग जाएगा, लेकिन जो हैवी प्लांट एंड मशीनरी है, हो सकता है उसके लिए कोई खुदाई करनी पड़े, हो सकता है एक खास किस्म का कोई फाउंडेशन बनानी पड़े, हो सकता है उसमें तारों के लिए, ड्रेनेज के लिए कोई पाइपिंग सिस्टम बनाना पड़े, यानी कोई जगह तैयार करनी पड़े जहां पर लाकर वो मशीन रखनी है। इसको कहते हैं साइट प्रिपरेशन। साइट प्रिपरेशन, ये सारा खर्चा भी जरूरी है मशीन के लिए, ये भी ऐड होगा। फिर उस मशीन को इंस्टॉल करने के लिए बहुत सारे वर्कर्स भी चाहिए, तो उसको मैं कह देता हूं एम्प्लॉय कॉस्ट, लेबर कॉस्ट भी कह सकते हैं। हो सकता है हमें कोई इसमें लीगल मसाइल भी हो, कोई डॉक्यूमेंटेशन लीगल हो,
तो कोई लॉयर हायर करना पड़े, हो सकता है कोई और प्रोफेशनल कंसल्टेंट हायर करना पड़े, उसको फीस देनी पड़े, उसको मैं प्रोफेशनल फीस कह लेता हूँ, वो भी ज़रूरी है। एसी ले आए, यहाँ दीवार पर चिपका दिया और बस दीवार पे चिपकते ही चलना शुरू हो गया, या कोई तारें शारें भी जोड़नी है किसी ने, तो इसकी इंस्टॉलेशन भी करनी पड़ेगी। तो इसको कह लेते हैं इंस्टॉलेशन कॉस्ट। कैसे पता सही इंस्टॉल हुआ है? चला के देख लेंगे, ठंडी हवा आ रही है तो सही है। अच्छा, ये तो एसी हो गया ना, ये तो बस चलना तो ठंडी हवा जानी थी। अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी, जैसे अगर कोई बिजनेस है वो सीमेंट बनाता है, तो प्लांट एंड मशीनरी ये कोई एक मशीन नहीं होती कि उधर से बजरी डालेंगे दूसरी तरफ से सीमेंट आ जाएगा। ये एक सेट ऑफ मशीनरीज है, बहुत सारे डिपार्टमेंट से गुजर के, पता नहीं कितने प्रोसेसेस से गुजर के फाइनली सीमेंट बनेगा। तो ये जो सारी प्लांट एंड मशीनरी का सेट है, ये किसी टेक्निकल लोगों ने डिज़ाइन किया होगा पूरी प्लानिंग के साथ। अब हमने पूरा सीमेंट प्लांट सही लगा लिया है, ये कैसे पता चलेगा? सीमेंट बना के देख लेंगे। तो वो जो सीमेंट बनाने का खर्चा है उसको कह लेते हैं टेस्टिंग कॉस्ट। अच्छा, टेस्टिंग कॉस्ट के हवाले से ना मैं कुछ और ज़रूरी नसीहतें बता रहा हूँ, वो आपने खुद अपने अल्फाज में इस डब्बे में लिखनी। जब तसल्ली हो जाना कि समझ आ गई है फिर लिखिएगा। पहले मैं बार बार दोहराता हूँ कि आपको एक बार क्लियर कर दूं, फिर लिखिएगा, पहले समझ लीजिएगा। प्लांट एंड मशीनरी को अगर टेस्ट करना है कि ये सही सारी डिज़ाइन हो गई, सही इंस्टॉल हो गई कि नहीं, तो कैसे चेक करें? टेस्ट कर लें, बस टेस्ट कर लें। क्या क्या क्या, क्या टेस्ट करें? जिस प्रोडक्ट के लिए वो मशीनरी है वो बना कर देख लें ना, वो बना कर देख लें। अच्छा, अब जो टेस्टिंग है ना, इसको मैं दो हिस्सों में बांट रहा हूं। एक टेस्टिंग का तरीका ये हो सकता है कि हम कोई टेक्निकल एक्सपर्ट बुलाएं, वो इस मशीन की सारी तारें वगैरह चेक करे, सारी सप्लाई पूरी बिजली की आ रही है कि नहीं आ रही, उसके लिए मुख्तलिफ मीटर लगाकर चेक करे। फिर और भी कोई टेस्ट हो सकते हैं, उसकी मुख्तलिफ मशीनें हो सकती हैं, वो सब लगाकर उस मशीन की टेस्टिंग कर ले कि वायरिंग ठीक है, करंट का फ्लो ठीक है, कहीं पर प्रेशर बढ़ाने की ज़रूरत तो नहीं है। ये सारी चीज़ें चेक करने में वो कंसल्टेंट अपने पैसे भी लेगा। हो सकता है कोई दो चार चीज़ें भी चाहिए, कोई दो चार मीटर्स चाहिए, वो मीटर भी खरीदने पड़ेंगे। कोई छोटे मोटे टेस्ट करके देखने पड़े, कोई एसिड डाल के देखना पड़े कि इसकी पीएच वैल्यू ठीक है कि नहीं ठीक है। ये सारी भी टेस्टिंग ही है। और दूसरी टेस्टिंग में उसको कह रहा हूं कि प्रोडक्ट बनाकर देख ले। प्रोडक्ट बनाने में क्या खर्चा होगा? मटेरियल लगेगा, उस मशीन को चलाने वाला वर्कर, उसकी तनख्वाह होगी, मशीन फ्यूल इस्तेमाल करेगी। तो इस सारे काम का भी मकसद क्या है? टेस्ट करना ना। टेस्टिंग दोबारा बताता हूं। एक टेस्टिंग में उसको कह रहा हूं जहां पर किसी टेक्निकल एक्सपर्ट को बुला रहे हैं जो वायरिंग चेक कर रहा है, कोई गैस का प्रेशर चेक कर रहा है, कोई लिक्विड का फ्लो चेक कर रहा है, उसकी एंगल चेक कर रहा है कि एंगल ठीक है कि नहीं ठीक है, यहां पर एंगल ऐसा करेंगे तो वो बैलेंस नहीं रहेगा। कोई भी टेक्निकल चीज हो सकती है, इसके डिजाइन में कोई मसला तो नहीं है। एक है जो एक्सपर्ट इस तरह की चेकिंग कर रहा है, ये भी टेस्टिंग है। इस पे खर्चा क्या हो रहा है हमारा? उस कंसल्टेंट को पैसे दे रहे होंगे, जो छोटी मोटी टेस्टिंग कर रहा होगा उसमें कुछ चीजें कंज्यूम हो रही होंगी, उस पर खर्चा हो रहा होगा। एक ये टेस्टिंग है। और दूसरी टेस्टिंग क्या बताई मैंने? जिस प्रोडक्ट को बनाने की मशीन है वो प्रोडक्ट के 200-400 यूनिट बनाकर देख लें, उस पर क्या खर्चा आ रहा होगा? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स लग रहे होंगे। ठीक है, ये दो अलग तरह की टेस्टिंग है। दूसरे वाले काम का मकसद भी टेस्ट करना ही है, और एकदम से लाखों यूनिट्स नहीं बना लेंगे, 100-200 बनाकर देख लेंगे। तो जो पहले वाली टेस्टिंग है, पहले वाली कौन सी? वो ऐड होनी है प्लांट की कॉस्ट में। जो दूसरी वाली टेस्टिंग है, दूसरी वाली कौन सी? जिसमें प्रोडक्ट यानी सैंपल बनाकर देख रहे हैं, वो खर्चा इसमें ऐड नहीं होना। या ऊपर से सारा
टेस्टिंग को मैं दो हिस्सों में बांट रहा हूं। एक टेस्टिंग है उसकी टेक्निकल टेस्टिंग, जिसमें वायरिंग चेक करनी है, कनेक्शन चेक करने हैं, गैस का प्रेशर, लिक्विड का प्रेशर चेक करना है, उसके डिजाइन से रिलेटेड, उसमें कंसल्टेंट का खर्चा होगा, तजुर्बों का खर्चा होगा। एक ये तरह की टेस्टिंग है, वो खर्चे बिल्कुल मशीन की कॉस्ट में ऐड होना, ये मैंने वो लिखे। लेकिन जो सैंपल बनाने का खर्चा है वो खर्चा मशीन की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। वो जो सैंपल बन रहे होंगे वो हमारी गुड्स हैं, वो उन गुड्स को बनाने का, वो इन्वेंट्री का खर्चा हो जाएगा। नहीं समझ आई सबको? सारे उस रूम में बेटा दोनों तरीके अलग अलग समझ आ गए, दोनों बातें। तो जो सैंपल बनाने वाला खर्चे को टेस्टिंग कह रहे हैं ना, वो मशीन की कॉस्ट में ऐड नहीं होती, और जो पहली वाली मिसाल है वो होती है। और सवाल में बस टेस्टिंग कॉस्ट लिखी हुई है, तो बाय डिफॉल्ट वो पहले वाली ही होगी, वो ऐड होगी। देखो जो सैंपल बनाने वाला है, देखो हम अगर फैक्ट्री बना रहे हैं तो हमारे पास टीम है ना, प्रोडक्शन भी तो करनी है उसने। यानी हम मशीन लगा चुके और सैंपल बना रहे हैं, उस सैंपल को बनवाने के लिए कोई एक्सपर्ट बुलाया है, ये कह रहे हैं आप? इसमें भी जो उस एक्सपर्ट की फीस है वो ऐड हो जाएगी, लेकिन जो उस सैंपल में लगने वाला मटेरियल, लेबर, वो इन्वेंट्री की कॉस्ट, वो मशीन की कॉस्ट में ऐड नहीं होगी। ये लाल वाला डब्बा एक बार फिर बता देता हूं, जो भी सोच रहे हैं। टेस्टिंग का मतलब है चेक करना कि मशीन सही है कि नहीं। एक तरह की टेस्टिंग है जिसमें उसकी टेक्निकल एवेल्युएशन करनी है, उसकी वायरिंग चेक करनी है, कनेक्शन चेक करना है, उसके डिज़ाइन में कोई गलती तो नहीं रह गई, चीज़ें सारी सही असेंबल हो गई कि नहीं हुई, प्रेशर ठीक है कि नहीं ठीक है, वायरिंग ठीक है कि नहीं ठीक है, ड्रेनेज ठीक है कि नहीं ठीक है। ये सब टेस्ट करने का खर्चा बिल्कुल मशीन की कॉस्ट में ऐड होगा। और एक है सैंपल बनाकर टेस्टिंग, तो जो सैंपल बनाने का खर्चा होगा वो मशीन की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। समझ आ गया? कुछ ऐसा लिखें जो कल को पढ़ें तो आपको समझ आए क्या लिखा था। किधर है, कहाँ है जी? हमने एक मशीन खरीद के उसमें दो चार चीज़ें जोड़ के एक मशीन, जूसर मशीन लगा ली। उसमें हमने जो है ना वो किन्नू डालने हैं और उसका जूस निकलना है। अब वो मशीन सही असेंबल हुई या नहीं हुई, इसको चेक करने के लिए दो अलग अलग काम है। पहले किन्नू ख़राब करने की बजाय पहले हम उस मशीन की तारें देखेंगे। कोई टेक्निकल एक्सपर्ट आएगा, वो देखा जी तारें सही जोड़ी हुई हैं, करंट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, जो इसमें वेस्ट बाहर निकलना है उसका रास्ता सही है कि नहीं है, कहीं पर इसमें पानी मिक्स तो नहीं हो रहा, कहीं पर इसमें कोई और केमिकल तो नहीं मिक्स होने लग गया, जो मशीन को ठंडा रखने के लिए उसमें फलाना केमिकल डाला था वो तो नहीं कहीं जूस में मिक्स होने लग गया। एक है ये टेस्टिंग कि मशीन सब सही फंक्शन सही कर रही है, ये टेस्टिंग मशीन की कॉस्ट में ऐड होगी। दूसरी टेस्टिंग है, हाँ भाई लग तो सब सही रहा है, ज़रा जूस तो बना के पिलाओ। अब उसमें किन्नू डालें, वो मटेरियल डल गया, उस मशीन ने बिजली इस्तेमाल की, फिर जूस निकला, वो पी कर देखा हाँ भाई सही है। ये जो दूसरी टेस्टिंग है ना, ये मशीन की कॉस्ट में ऐड नहीं होगी, ये इन्वेंट्री का पार्ट बन जाएगी। जी बेटा कुछ समझा सका कि नहीं? टेस्टिंग कॉस्ट, डब्बा भी डन, चलो टेस्ट भी कर लिया, सब सही हो गया। हाँ, अगर अब मिसाल बदल लेते हैं, बिल्डिंग बना लेते हैं। बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए
सीमेंट, बजरी, सरिया ख़रीदना है, मज़दूरों का ख़र्चा है, कोई इंजीनियर, आर्किटेक्ट सब हायर किए थे उनका ख़र्चा है, तो ये सारी बिल्डिंग के लिए भी चलेगी बात। लेकिन बिल्डिंग में एक और चीज़ ये डालूंगा कि बिल्डिंग बनाने के लिए ना हमें कोई सीमेंट मिक्सर, कोई क्रेन ये चाहिए थी, और वो क्रेन ऑलरेडी हमारे पास है क्योंकि हम और भी बिल्डिंग्स अपनी बनाते रहते हैं। तो वो जो क्रेन है वो बिल्डिंग बनाने में इस्तेमाल हो रही है। अगर वो क्रेन हमारी ना होती और हम किराए पे लाते तो बिल्डिंग की कॉस्ट में उस क्रेन का किराया ऐड करते। क्यों ऐड करते? क्योंकि बिल्डिंग बनाने के लिए तो खर्चा हो रहा है, और अगर वो क्रेन हमारी अपनी है तो फिर वो क्रेन चूंकि हमारी अपनी है, हमारा पीपीई है। अच्छा, पहली मिसाल वापस, क्रेन किराए पे ला रहे हैं, उस क्रेन का किराया बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड कर लेते हैं। कितने अरसे का किराया? जितनी देर बिल्डिंग बनाने में यूज करेंगे, क्योंकि अगर यूज खत्म हो गया और साइड पे रख ली और 6 महीने भूल गए वापस करना, तो वो 6 महीने का किराया पे बिल्डिंग में नहीं ऐड होना। यानी जितने महीने क्रेन यूज होनी है, चलो 4 महीने यूज होनी है, अब मैं कह रहा हूं कि वो क्रेन ओन्ड है, इस बिजनेस का ही वो एसेट है, तो अब 4 महीने बिल्डिंग बनाने में क्रेन इस्तेमाल करें तो पहले तो किराया ऐड कर रहे थे, अब क्या करें? अगर वो क्रेन हमारा पीपीई है तो वो पीपीई है तो क्रेन भी तो डेप्रिशिएट होगी, तो वो जो क्रेन की 4 महीने की डेप्रिसिएशन है वो बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होगी। इसी से आगे चल रहा हूं। डेप्रिसिएशन ऑफ अनदर एसेट used in construction of this asset for the period of use। अगर बिल्डिंग बनाने के लिए हम 4 महीने में अपनी ही एक ओन्ड क्रेन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस क्रेन की 4 महीने की डेप्रिसिएशन बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होगी। यहाँ तक नोटेड? अच्छा, ये तो ना मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स थी, सवालों में भी कुछ नाम इसमें से आते हुए मैंने लिख लिए, लेकिन बहरहाल ये एग्जाम्पल्स हैं, हो सकता है इनके अलावा भी कोई खर्चा हो, तो उसको कवर करने के लिए ना हम एक यूनिवर्सल सेंटेंस लिख देते हैं, ऑल अदर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट्स necessarily incurred। क्यों incurred? ज़रूरी हैं, खर्च हुई, क्यों हुई? in bringing the asset to its बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, ये क्यों खरीद रहे हैं, क्यों बना रहे हैं हम? बेचने के लिए, इनको इस्तेमाल करना है ना। तो जब तक वो इस्तेमाल के काबिल नहीं हो जाते टू इट्स इंटेंडेड वर्किंग कंडीशन, तो इन मिसालों के बाद एक जनरल बात ये बता दी कि एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने तक जो जो भी जरूरी खर्चा है जो इस लिस्ट में नहीं भी लिखा जा सका वो भी कॉस्ट का हिस्सा बनेगा। तो बुनियादी तौर पे अगर मैं वो लिस्ट ना भी लिखूं, ये रूल
कि पीपीई को वर्किंग कंडीशन में लाने तक जो जो कुछ भी जरूरी खर्चा हो रहा है वो सब उसकी कॉस्ट का हिस्सा है। अच्छा, यहां पर ना एक लाइन और लिख रहा हूं, ये आपको समझ आएगी सीआर में, जब आप अगला पेपर पढ़ेंगे ना तब समझ आएगी, अभी सिर्फ लिख रहा हूं। हाँ, ये मतलब जरूर बता दूंगा कि ये चीज क्या है, लेकिन क्यों ऐड कर रहे हैं उस क्यों की वजह एफएआर में नहीं है, वो सीआर में है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एस्टिमेटेड dismantling and site restoration cost. If present obligation exists. डिसमेंटलिंग कहते हैं प्लांट उखाड़ने का खर्चा, फिर उखाड़ दिया, अब उस जगह को वापस सही सलामत करने का खर्चा, साइट रिस्टोरेशन कॉस्ट। तो मतलब तो उसका ये है, लेकिन ऐड क्यों कर रहे हैं प्लांट के कॉस्ट में, ये सीआर में पता चलेगा। अच्छा, ये ना दो नाम और लिख लें, सवालों में नाम हो सकते हैं। इंस्टॉलेशन टेस्टिंग को मिलाकर, खैर इंस्टॉलेशन को भी कह सकते हैं, इसको ना कमीशनिंग कॉस्ट भी कहते हैं, कमीशनिंग। और ये उखाड़ने के खर्चे को क्या कहते होंगे, इसका एक और नाम क्या होगा, इसको कमीशनिंग कॉस्ट भी कहते हैं। प्लांट उखाड़ने का एक और नाम क्या होगा, डी कमीशनिंग, इसको डी कमीशनिंग भी कहते हैं। इसको डी कमीशनिंग कॉस्ट भी कहते हैं। हाँ जी, यहां तक नोटेड। अच्छा, ये सारे खर्चे हैं जो प्लांट की कॉस्ट में ऐड होंगे। ये सारे एक ही दिन सुबह से लेकर शाम तक हो चुके होंगे, नहीं कई महीने भी लग जाएंगे, साथ साथ हो रहे होंगे, तो जैसे जैसे होते जा रहे होंगे बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड 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 होते जा रहे होंगे। तो फाइनली ये लिस्ट क्लोज कब हो जाएगी, जब एसेट वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा, तो उस वक्त तक का सारा खर्चा मिलाकर उसकी टोटल कॉस्ट बन जाएगी। अगर रिफंडेबल टैक्सेस हुए तो ऐड नहीं करने। अब जो लिस्ट बनाई है कि खर्चे ऐड करने हैं, तो एक लिस्ट ये भी बना लेते हैं कि जो नहीं करने हैं। इन सबको मैंने कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट कहा ना, तो अब लिस्ट बना लेते हैं जिनको शामिल नहीं करना। ये लिस्ट सबकी नोटेड। अच्छा, एक इस लिस्ट के एंड पे ही एक नोट लिखवाता हूं आपको।
यानी इसी लिस्ट के एंड पे एक नोट लिखवा रहा हूं, पहले समझिएगा। हमने एक मशीन खरीदी और जिससे खरीदी अपना जिगरी था, वो उसने कहा जी कि मशीन है जी 200 मिलियन की। हमने कहा ठीक है यार, पैसे ना भी हैं नहीं तो पैसे ले लेना साल बाद। उसने कहा शहजादे मसला ही कोई नहीं, तेरे अपना बिजनेस है, डन, बस देने तुमने 250 मिलियन। तो ऑफिशियली हम इस मशीन को कितने का खरीद रहे हैं? 250। लेकिन इस अरेंजमेंट से पता चल रहा है कि इस मशीन की कीमत 250 नहीं है, ये मशीन तो 200 की है, क्योंकि अगर हम अभी पैसे देते तो 200 की थी, तो फिर हमसे वो 50 एक्स्ट्रा क्यों ले रहा है? ये हमसे ना उस टाइम की कीमत ले रहा है। तो अगर हमें सप्लायर नॉर्मल से ज्यादा क्रेडिट दे, क्रेडिट उधार वाला, अगर नॉर्मल से ज्यादा क्रेडिट दे, तो वो जो एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर रहा होगा वो एसेट की कॉस्ट में नहीं आएंगे, उसको अलग से इंटरेस्ट समझा जाएगा। नोट लिखें, if purchase price is deferred, if purchase price is deferred मतलब डिले कर दें, deferred beyond normal credit terms, if purchase price is deferred beyond normal credit terms, इसका क्या मतलब लग रहा है? जो नॉर्मल मार्केट में ट्रांजेक्शंस की टर्म्स होती हैं उससे ज्यादा अगर उधार दे दे तो देन कैश इक्विवेलेंट प्राइस, कैश इक्विवेलेंट प्राइस, इक्विवेलेंट यानी बराबर, इक्विवेलेंट बराबर, कैश इक्विवेलेंट प्राइस। इसका मतलब क्या लग रहा है नाम से, अगर कुछ समझ आ रहा है तो? कैश इक्विवेलेंट प्राइस कि अगर अभी कैश पे खरीदते तो कितने का होता? इतने का होता। देन कैश इक्विवेलेंट प्राइस shall be included in cost of asset, shall be included in cost of asset, and the excess amount, यानी इस मिसाल में कितना? 50, 250 नहीं 50, जो excess 50 है, and excess amount shall be recognized, excess amount shall be recognized as interest cost over the period, interest cost over the period। अच्छा, अब लिस्ट लिख लेते हैं वो खर्चे जो बज़ाहिर तो लग रहा था कि एसेट से रिलेटेड हैं, लेकिन उनको कॉस्ट में शामिल नहीं करना। वो खर्चे जिनको कॉस्ट में शामिल नहीं करना, आइटम्स नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट, वो आइटम्स जिनको कॉस्ट में शामिल नहीं करना। नॉन रिफंडेबल हो तो ऐड करना है, रिफंडेबल हो तो नहीं करना। रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज,
नई फैक्ट्री ओपन हुई, दावत शावत की, देख शेक बना के, तो इर्द गिर्द के कौंसलर को भी बुला लिया, लोगों में खाना बांट दिया। तो ये जो देग का खर्चा है ये उस फैक्ट्री बिल्डिंग में ऐड होगा? नहीं। तो इसको हम कह लेते हैं कॉस्ट ऑफ ओपनिंग न्यू फैसिलिटी। ओपनिंग न्यू फैसिलिटी। इलाके में बैनर लग गए जी, हम मुबारकबाद पेश करते हैं। तो ये जो इस किस्म के खर्चे हो रहे हैं ये फैसिलिटी नई शुरू करने के खर्चे हैं, ये नहीं उस बिल्डिंग में ऐड हो जाने। अच्छा, सारे खर्चों को ऐड करने के पीछे बेसिक रूल लॉजिक क्या थी? वो सारे खर्चे जो ज़रूरी हैं कि एसिड वर्किंग कंडीशन में आ जाए। अखबार में इश्तिहार दे रहे हैं हम कस्टमर्स को कि हम नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, उसके लिए जर्मनी से हमने प्लांट इंपोर्ट किया है, तो उससे ज़रा हमारे प्रोडक्ट की रिप्यूट अच्छी बनेगी। तो वो जो अखबार में टीवी पे ऐड देने का खर्चा वो प्लांट की कॉस्ट में ऐड कर लें? नहीं। अच्छा, क्यों ना कर लें? वैसे फ़ायदा तो होगा बिजनेस को। भाई प्लांट के वर्किंग कंडीशन में आने का इससे कोई ताल्लुक नहीं। गाड़ी खरीदी और सोचा कि ड्राइवर क्या रखेंगे नया, तो ऑफिस बॉय को ना ड्राइविंग सिखा लेते हैं, वो चला लेगा गाड़ी। तो उसको ड्राइविंग सिखाने का खर्चा गाड़ी की कॉस्ट में ऐड, लेकिन वो सीखेगा तो गाड़ी चलाएगा ना। है भाई, गाड़ी तो है ना वर्किंग कंडीशन में, वो तो बंदा नहीं वर्किंग कंडीशन में, गाड़ी तो है। तो वो जो हमें अपने वर्कर्स की ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी वो प्लांट एंड मशीनरी का मसला नहीं है, तो ट्रेनिंग कॉस्ट ऐड नहीं होगी। एडवर्टीजमेंट क्या किधर है, कौन है, कहाँ है? जी नहीं बताई। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट नहीं, मशीन तो वर्किंग कंडीशन में आ गए ना, हम शहर में उसका ऐड चला रहे हैं, तो उसको मशीन वर्किंग कंडीशन में लाने की क्या? मशीन लाने से पहले नहीं, मुझे आपका सवाल समझ नहीं आ रहा, थोड़ा ऊंचा बोलो। हम एडवर्टाइज कर रहे हैं कस्टमर्स को बताने के लिए, या ये कह रहे हो कि हमने एडवर्टाइज किया था कि हमें फलानी मशीनरी चाहिए, जिस जिस सप्लायर के पास है, जिसको टेंडर कहते हैं, वो हमसे रब्ता करे? कौन से वाले की बात कर रहे हो? चलो दोनों बताता हूँ। हम अखबार में और टीवी पे ऐड चला रहे हैं कि हम जर्मनी से मशीन मंगवा रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी और प्रोडक्ट बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा, तो ये हम एडवर्टाइज कर रहे हैं। तो ये एडवर्टाइज मशीन को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए है कि बिजनेस हमारा अच्छा चले इसलिए? तो मशीन को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए नहीं है ना ये एडवर्टीजमेंट, तो नई मशीन में ऐड नहीं होगी। इसी तरह अगर हम इसलिए ऐड दे रहे हैं, जिसको टेंडर भी कहते हैं, कि हम ऐड दे रहे हैं कि हम फलानी बिल्डिंग बनवाना चाहते हैं, हमसे कॉन्ट्रैक्टर राब्ता करें, हमें ऑफर करें कितने में बनाकर देंगे, टेंडर कहते हैं इसको, ये भी बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, क्योंकि अभी तो हम मार्केट में सर्च कर रहे हैं, अभी तो देख रहे हैं कौन अच्छा रेट देता है, अभी तो बिल्डिंग बनानी शुरू भी नहीं की है, तो किसी भी किस्म की एडवर्टीजमेंट नहीं होगी ऐड। फैक्ट्री बना ली, प्लांटर मशीनरी सब लगा दिया, लेकिन चूंकि प्रोडक्ट नया था तो अभी ना इतना प्रोडक्ट मार्केट में हिट हुआ नहीं, अभी इतनी सेल नहीं हो पा रही, तो शुरू के कुछ 6-7 महीने बिजनेस लॉस में जा रहा है। क्यों जा रहा है लॉस में? क्योंकि सेल नहीं हो रही। तो ये सारा लॉस भी प्लांट की कॉस्ट में ऐड कर दें कि शुरू में तो नुकसान होगा फिर चलेंगे, क्यों ना ऐड कर दें? भाई प्लांट तो है वर्किंग कंडीशन में, वो तो हमारा बिजनेस अभी अच्छा नहीं चल रहा, तो इसको कहते हैं इनिशियल ऑपरेटिंग लॉस। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस।
इनको नहीं करना मशीन की कॉस्ट में ऐड। चलिए, हाँ, एक फैक्ट्री में ऑलरेडी काम चल रहा है, उसमें हमारी 10 मशीनें ऑलरेडी हैं, तो उसी फैक्ट्री में हम 11वीं एक नई मशीन लाकर इंस्टॉल कर रहे हैं। तो उस 11वीं मशीन को इंस्टॉल करने में फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री के ओवरऑल जो फैक्ट्री के बिल आ रहे हैं वो सब 11वीं मशीन में ऐड किए जाए। क्यों भाई, वो तो ओवरऑल काम चल रहे हैं, वो फैक्ट्री तो पहले भी चल रही है, इस 11वीं मशीन के लिए थोड़ी है वो जनरल खर्चे। तो जो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स होते हैं उसको नहीं ऐड कर देते, वो तो बाकी कामों के भी तो खर्चे हैं ना, तो उसका 11वीं मशीन से क्या ताल्लुक। तो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स इनको नहीं करना ऐड। हमने एक नई मशीन खरीदी और सियालकोट में फैक्ट्री थी हमारी ही, वहाँ वो इंस्टॉल कर ली। अब कुछ अर्से बाद हम उसी मशीन को सियालकोट की अपनी फैक्ट्री से निकाल कर झंग में शिफ्ट करना चाह रहे हैं, वहाँ भी हमारी एक और फैक्ट्री है। तो उस मशीन को सियालकोट वाली फैक्ट्री से उखाड़ना, झंग लेकर जाना, फिर इंस्टॉल करना, तो ये सारा ख़र्चा भी ऐड कर दे। तो प्लांट ले जाना, पहुंचाना, इंस्टॉल करना, क्यों ना करें ऐड। नहीं, लेकिन झांग में तो अब जा रहा है ना। अब वो एसेट पहले भी हमारा एसेट था, और बुक्स तो पूरे बिजनेस की है ना, झांग की और सियालकोट की थोड़ी है। कंपनी की बुक्स में तो पहले भी वो मशीन एसेट था, जाग रहे हैं, पहले भी वो मशीन एसेट था। वहां पर बेटे बात समझ आ रही है सबको, जाग रहे हैं, वो पहले भी बिजनेस का एसेट ही था सियालकोट में, अब उसको शिफ्ट कर रहे हैं झंग में, तो वो वर्किंग कंडीशन में तो पहले भी था। तो अब जो शिफ्ट करने का खर्चा है वो फिर से नई मशीन की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। इसको कहते हैं रीलोकेशन कॉस्ट। रीलोकेशन तो ये नहीं होता ऐड, कॉस्ट ऑफ एसेट में ये ऐड नहीं होता। बिल्डिंग बना रहे थे, ईंटें रखी हुई थी लाके, तो मजदूरों की लड़ाई हो गई, तो उन्होंने ईंटें मारनी शुरू कर दी एक दूसरे को, तो ईंटें शीटें भी टूट गई, मजदूर भी टूट गए थोड़े बहुत। तो अब वो जो ईंटें टूटी फिर हमें और मंगवानी पड़ी कि एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, तो वो जो सारी ईंटें टूटी वो खर्चा भी बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड नहीं, खर्चा तो है। अच्छा ठीक है, चलें और मिसाल देते हैं। बिल्डिंग का डिज़ाइन बनवाया आर्किटेक्ट, तो आर्किटेक्ट पैसे बड़े मांग रहा था, तो छोटे बच्चे की ड्राइंग अच्छी थी, उसने कहा बेटा बना दो, उसने बना दी। अब वो पहला फ्लोर बनाया तो वो गिर गया, फिर खर्चा पड़ा, फिर अब की बार किसी ढंग के आर्किटेक्ट से बनवाया, तो वो जो सारा खर्चा हमें एक्स्ट्रा पड़ा वो बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड नहीं। तो वो खर्चा जो हमारी नाअहली की वजह से, हमारी नेग्लिजेंस, किसी डिज़ास्टर की वजह से, और मिसाल सीमेंट के बोरियां ला के रखी और जगह कहीं थी नहीं तो खुले मैदान में रख दी, बारिश हुई वो सीमेंट वहीं बोरियों में जम गया, तो अब और बोरियां लानी पड़ी, तो ये जो हमारा एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है ये हमारी नाअहली है ना। तो वो खर्चा जो हमारी नेग्लिजेंस की वजह से हो, किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से हो, वो नहीं होना चाहिए था, रूटीन नहीं थी, एबनॉर्मली हो गया, तो वो खर्चा है तो खर्चा, लेकिन बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, वो अलग से एक्सपेंस बनेगा।
तो एबनॉर्मल कॉस्ट इनको ऐड नहीं करना। और एबनॉर्मल कॉस्ट की आप मिसाल ये रख सकते हैं कि ये होता है ड्यू टू नेग्लिजेंस। ये होता है ड्यू टू किसी डिजास्टर। यानी जो बिल्डिंग बनाने का नॉर्मल प्रोसीजर नहीं है ना, उससे हट के कोई हमारी गलती की वजह से, कोई सुस्ती की वजह से, कोई किसी और डिजास्टर की वजह से वो जो खर्चा हुआ वो एबनॉर्मल है, तो वो नहीं होता बिल्डिंग में ऐड। ये सारी चीजें क्या पढ़ी नहीं पीआरसी में? नहीं यार, ये सारा कुछ, कोई नाम भी नया नहीं है। अच्छा, जी अगली चीज, जमीन थी पहले ही हमारे पास, अब हम ना उस पर फैक्ट्री बिल्डिंग बना रहे हैं। तो फैक्ट्री एरिया है और भी फैक्ट्रीज हैं वहां। जो ज़मीन खाली थी हमारे पास, तो पहले हम ना वहाँ पर इर्द गिर्द की फैक्ट्रीज़ के लिए कार पार्किंग की जगह दी हुई थी, समोसों की रेडियाँ लगाई हुई थी। वो वर्कर्स छुट्टी करके जाते थे तो समोसे खाते हुए जाते थे। अब हमें वहाँ खाली ज़मीन से ये इनकम मिला करती थी। अब हमने बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी। अब बिल्डिंग बन रही है लेकिन थोड़ी सी ज़मीन अभी भी खाली है, हमने फिर उसको और इस्तेमाल किया और कार पार्किंग इनकम कमा ली, समोसे बेच लिए। अब वो जो हमें उस ज़मीन पे बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के दौरान मौका मिला कमा लिया, तो उस कमाई को बिल्डिंग की कॉस्ट में से लेस कर दें। क्यों? अच्छा चले, ठहरे ठहरे, मैं एक और मिसाल बताता हूं। पहले बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो मटेरियल, ईंटें, बजरी, सरिया इस्तेमाल हो रहा था, तो सारा कुछ थोड़ी बिल्डिंग के अंदर लग जाता है। कुछ सीमेंट टूट के नीचे भी गिरता होगा, कोई ईंटों का चूरा भी होता होगा। वो मलबा भी हम साथ साथ बिकवा रहे थे, वो स्क्रैप साथ साथ बेचते जाते थे। उसको जितने का बेचा वो बिल्डिंग की कॉस्ट में से लेस, या ईंटें, सरिया, सीमेंट ये सब मंगवाया, बिल्डिंग ही के लिए मंगवाया। जो टूट फूट के गिरता था रोज़ाना साथ साथ सफाई भी करवाते जाते थे और कबाड़िए को बेचते जाते थे। तो इससे जो पैसा आता था वो बिल्डिंग की कॉस्ट में से लेस होगा कि नहीं? होगा भाई। वही मटेरियल सीमेंट खरीदा, जो कूड़ा बचा वो बेच के कुछ पैसे आ गए, तो उसी में से माइनस होगा। दोबारा सुन लें, बिल्डिंग बनाने के लिए जो ईंटें सीमेंट लग रहा है वो सारा खरीदने का खर्चा बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड होगा कि नहीं? तो सीमेंट खरीदना कॉस्ट कर रहा है, ईंटें खरीदनी कॉस्ट कर रही हैं, तो उन्हीं में से अगर कुछ चूरा बच रहा है, कुछ कूड़ा बच रहा है और वो बेच देते हैं, रोजाना शाम को सफाई करवाते हैं, तो अगर कुछ रिकवरी हो जाए तो बिल्डिंग की कॉस्ट में से लेस होगी। होगी तो बिल्कुल सिंपल लॉजिकल बात है कि जो हम मटेरियल लगा रहे हैं बिल्डिंग पे, उसमें से कुछ कूड़ा बच के बिकता है तो वो मशीन उसी में से लेस हो जाएगा। अब दोबारा बिल्डिंग बन रही है, कुछ अभी ज़मीन खाली है, हमने इर्द गिर्द लोगों को किराए पे ज़मीन दे दी गाड़ियां खड़ी करने के लिए, तो अब वहां से जो पैसा कमाया वो बिल्डिंग की कॉस्ट में से लेस नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास खाली जगह थी, मौका मिला कमाने का, कमा लिया। इसकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से क्या ताल्लुक है? इनको कहते हैं इंसिडेंटल इनकम्स। मौका मिला कमा लिया, इंसिडेंटल इनकम। मिसाल के तौर पे जो मैंने कार पार्क की मिसाल दी है, बिल्डिंग बन रही थी, कुछ ज़मीन अभी खाली थी, तो हमसाया फैक्ट्रीज को गाड़ियां खड़ी करने की जगह दी और वहां से उनसे पैसे लेने शुरू कर दिए, तो उसको बिल्डिंग की कॉस्ट में से नहीं लेस कर देंगे, इंसिडेंटल इनकम। लास्ट चीज, ये लास्ट पॉइंट लिखता हूं, पहले मिसाल से समझिएगा। एक कंपनी एक्स थी और इस कंपनी की
बहुत सारी फैक्ट्रीज थी, चलें 4 फैक्ट्रीज थी, कंपनी एक ही है, कंपनी ओवरऑल एक ही है। एक फैक्ट्री इसकी ए है, एक इसकी फैक्ट्री डी है। फैक्ट्री डी के अंदर एक प्लांट खरीद के इंस्टॉल हो रहा था। इस प्लांट को खरीदना, इंस्टॉलेशन करना, सब फैक्ट्री डी में खर्चा हो रहा था, कोई 40 मिलियन लग चुका था। इसकी इंस्टॉलेशन में कुछ छोटे मोटे पार्ट्स इस्तेमाल होने थे, वो जो पार्ट्स इसमें लगने थे वो भी इसकी कॉस्ट का हिस्सा बनने थे। अगर ये पार्ट्स 5 मिलियन के आए तो फैक्ट्री डी को इस प्लांट की कॉस्ट कितनी पड़ रही है? 45। तो कंपनी एक्स की फैक्ट्री डी में जो प्लांट इंस्टॉल हुआ, कुछ पार्ट्स इंस्टॉलेशन में इस्तेमाल होने थे, जैसे ये प्रोजेक्टर इधर लगा हुआ ऊपर, तो उसके ऊपर देखें वो जो लोहे का एक स्टैंड आ रहा है जिस पे ये पेचों से लगाया हुआ है, तो हो सकता है इस तरह के कोई स्टैंड, कोई और चीज़ वो इसमें लगानी या इस्तेमाल होनी थी, तो कुछ पार्ट्स लाने थे, वो भी इसकी इंस्टॉलेशन में यूज़ हो जाने थे, वो 5 मिलियन के कॉस्ट किए। तो प्लांट की कॉस्ट क्या बनी? 45। अब अंदर की कहानी ये है कि फैक्ट्री ए ने भी कुछ अरसा पहले ये प्लांट इस तरह का बनाया था और कुछ पार्ट्स थे यही वाले जो इसने खरीदे थे 3 मिलियन के, इसको ये 3 मिलियन कॉस्ट किए थे, लेकिन फैक्ट्री ए के इस्तेमाल में नहीं आए। तो इन्होंने फैक्ट्री डी वालों को कहा यार हमसे खरीद लो तुम, तो फैक्ट्री ए ने ये इसको बेच दिए 5 मिलियन के। फैक्ट्री ए ने इसको वो पार्ट्स 5 मिलियन के बेच दिए, 2 मिलियन प्रॉफिट कमा लिया। फैक्ट्री डी ने वाकई उसको पे भी किया और 5 मिलियन में वो पार्ट्स उससे खरीदे, तो प्लांट की कॉस्ट में 5 मिलियन आएगा कि 3 मिलियन आएगा? हाँ, पे 5 किए, तो 5 के 3, क्यों 3? ये जो IS 16 लग रहा है ना, ये पूरी कंपनी अपनी बुक्स में IS 16 लगा रही है। कंपनी तो एक ही है, ये तो इनके आपस में नन्ही नन्ही खुशियां, वो खुश हो गया सस्ता इसको महंगा बेच के हो जाए खुश। ओवरऑल तो कंपनी एक्स है ना, ओवरऑल एक्स कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पार्ट्स कितना कॉस्ट किए हैं? वो 3 है। अब कंपनी एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये 3 मिलियन के खरीदे गए थे, अब ये इधर से यहां चले जाएं, है तो ओवरऑल बिजनेस के अंदर ही ना, तो इसलिए प्लांट की कॉस्ट में 5 मिलियन नहीं आएगा, 3 मिलियन आएगा। इस 2 मिलियन को कहेंगे इंटर डिपार्टमेंटल प्रॉफिट। तो अगर बिजनेस के किसी एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट को कोई चीज बेची और वो चीज पीपीई की कॉस्ट का हिस्सा बन रही थी, तो उस 5 मिलियन में छुपा हुआ 2 मिलियन इंटर डिपार्टमेंटल प्रॉफिट कॉस्ट ऑफ प्लांट में नहीं आएगा।
ये इसके साथ ये मिसाल करिएगा नोट, ताकि याद तो रहे क्या है ये। IA-16 के मैंने क्वेश्चंस दिए थे आपको, एक फाइल शेयर की थी ग्रुप में, की थी, को 2 दिन पुरानी बात होगी। IA-16 की एक फाइल शेयर की हुई आपसे ग्रुप में, तो खोलें फाइल। मैंने कहा था अगर हार्ड कॉपी चाहिए तो उसका प्रिंट निकलवा के रख लें, लेकिन वो प्रैक्टिस क्वेश्चन थे जो आपको दिए हुए। यार ये ना ऑन कर दो ये। अच्छा ये अपने पास रखे बेटे, पता नहीं अभी किसी को मिला है नहीं मिला, ग्रुप में बाद में ऐड हुआ है, ये ग्रुप में दोबारा ऐड करवा देता हूँ, लेकिन ये फाइल आपके पास हो, मैंने प्रैक्टिस करानी है इसमें से। अभी मैं पहला सवाल करा रहा हूँ, तो चलो सामने खोल देता हूँ। कौन सी लाइट बंद की है? नहीं नहीं, ऑन करो। अच्छा जिन्होंने फाइल खोल ली वो शो चलने का इंतजार ना करें, वो पढ़ लें, पहला सवाल पढ़े। चलो खोल ही दिया सामने पहला सवाल। रीडेबल है या जूम इन करूं? और हाँ जी, अब पढ़ा जा रहा है। ये मैं आस्ता आस्ता नीचे करता जाऊंगा, पहले रिक्वायर्ड देखें। ये है पुराना सा एक पास पेपर का ही सवाल है, छोटे छोटे से होते थे आप लोग। कैलकुलेट कॉस्ट, तो प्लांट की कॉस्ट निकालनी। ये सामने सवाल है, रजिस्टर आपके पास है, पेन कैलकुलेटर आपके पास है, करें प्लांट की कॉस्ट कैलकुलेट करें। ये रिकॉर्डिंग वालों के वो पोर्टल पे भी फाइल रखी हुई है, लेकिन ग्रुप में भी शायद शेयर हुई होगी, ग्रुप में भी हुई होगी गालिबन शेयर। तो ये फाइल मैंने IA-16 ना क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस की एक फाइल दी थी, तो उनमें से पहला ही सवाल है, करिए सॉल्व। कैमरा उधर ही रखो।
यहाँ तक पहुँच गए हैं तो ये मैं नीचे हल करना था, आप लोगों ने लिख के करना था। कितना अर्सा लगेगा? हाँ भाई, कितना अर्सा लगेगा? फर्स्ट नवंबर 11 को एक नया प्लांट खरीदा अमेरिका से, जिसकी इनवॉइस वैल्यू 250 थी। तो कॉस्ट ऑफ प्लांट में सबसे पहले तो ये 250 आ जाएगा। बेटे अब ना, ये क्योंकि सबसे पहला सवाल है, तो आप पीआरसी में सिर्फ क्लिक करते थे, अब लिख करना है। अब आपको सवाल लिख के सॉल्व करना है, तो फिर नंबर मिलेंगे। अब ऑप्शंस नहीं है जिन पे क्लिक करना। तो कॉस्ट ऑफ प्लांट रिक्वायर्ड है, कॉस्ट ऑफ प्लांट। अब शुरू से शुरू करते हैं, जो जो खर्चे शामिल करने हैं वो ऐड करते जाते हैं। जैसे सबसे पहले पैराग्राफ में इनवॉइस वैल्यू है, वो आएगी कितनी? 250। पॉइंट नंबर 1, इंपोर्ट करने पे एलसी चार्जेस लगे
इंपोर्ट ड्यूटी लगी, रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल, कुछ नहीं लिखा तो नॉन रिफंडेबल होगी। सेल्स टैक्स रिकवरेबल है, ये ऐड नहीं होगा। क्लियरिंग चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन, ये ऐड होगा। तो एलसी चार्जेस आ जाएंगे 1, इंपोर्ट ड्यूटी आ जाएगी 25 और क्लियरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगी 5। पॉइंट नंबर 1 पे बताइए बेटे एतराज। पॉइंट 2, साइट प्रिपरेशन पर ये खर्चे हुए, कंसल्टेंट को इतना पे किया, सिविल इलेक्ट्रिकल वर्क इतना हुआ। दी अबव इंक्लूड्स, इसमें 0.8 मिलियन ऐसा शामिल है जो हमारी मिस हैंडलिंग की वजह से एक्स्ट्रा खर्चा हुआ, तो ये शामिल नहीं होगा। अच्छा, अगर ऐसा होता ना कि ये खर्चा अलग है, ये अलग है और ये अलग है, तो ये दोनों ऐड करते, ये ऐड ना करते। अब 0.8 के बारे में कहा है दी अबव इंक्लूड्स, तो इसलिए माइनस कर दें। तो साइट प्रिपरेशन में 2, 3 माइनस 0.8, 4.2, 0.2, ओके। 0.3, प्लांट साइट पर पहुंचा 1 Feb 2012 को। इंस्टॉलेशन एंड टेस्ट रन, टेस्ट रन टेस्टिंग को कहते हैं, टेस्ट रन वर सक्सेसफुली कंप्लीटेड इन 3 months। फरवरी के शुरू में पहुंचा, फरवरी मार्च अप्रैल, 3 महीने लगे इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग में। इस दौरान 6 मिलियन इंस्टॉलेशन टेस्टिंग पर खर्च हुआ। जो हमने टेस्ट प्रोडक्शन यानी सैंपल बनाए वो इतने रुपए के बिके हैं। क्यों माइनस हो जाएगा? मैंने कहा था जो प्रोडक्ट बनाने वाली टेस्टिंग है उसमें जो खर्चा लगा है वो इन्वेंट्री है, तो उसका बिकना सेल्स है, तो यहां 1.2 का कोई काम नहीं। ये तो फिर गड़बड़ हो गई। लिखें आप, जो मैंने लिस्ट बनाई है उसमें टेस्टिंग कॉस्ट लिखी थी, वहां पर लिखें एक नोट कि जो सैंपल्स बेचने की अगर सेल वैल्यू दी है तो वो माइनस नहीं कर देनी कॉस्ट में से। सैंपल की सेल वैल्यू अगर गिवन हो तो उसको टेस्टिंग कॉस्ट में से माइनस नहीं कर देना। अच्छा, इसके सॉल्यूशन की फाइल ना वो मैं दोबारा शेयर करता हूँ, उसमें ये गलती से माइनस रह गया हुआ है। ये पुराना आईएएस होता था, उसके बाद चेंज हो गई थी उसमें। ये पुराने किसी दौर में होता था, ये माइनस था। जिस दौर का ये सवाल है उस दौर के आईएएस में इसको माइनस करते थे, लेकिन 2020-21 में चेंज हो गई थी, तो ये माइनस नहीं करना। ये इसके सोल्यूशन जो आपको मैंने फाइल दी हुई है ना, उसमें गलती से माइनस हुआ हुआ है, मैं वो चेंज करके फाइल दोबारा दे दूंगा आपको। तो ये टेस्टिंग कॉस्ट के अंदर। अच्छा, क्या इस 6 मिलियन के बारे में ये सेंटेंस पता चल रहा है कि सैंपल बनाने का खर्चा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इंस्टॉलेशन टेस्टिंग का ओवरऑल मिला के बात की जा रही है, तो फिर ये सैंपल बनाने वाला खर्चा नहीं। तो 6 मिलियन तो ऐड होगा, ये लेस नहीं होगा। पुराना आईएएस होता था, मुझे नहीं पता पीआरसी में आपने ऐसा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, पढ़ा है तो गलत पढ़ा है। ये जो सेल प्रोसीड्स का लेस करना है, ये पुराने आईएएस में चीज थी, उसके बाद चेंजेस हो गई थी। अगर किसी ने पीआरसी में ये याद किया हुआ है लेस करना, तो गलत किया हुआ, ये लेस नहीं होता। तो 1.2 का कुछ भी नहीं करना। टेस्टिंग कॉस्ट कितनी आ गई? 6। देखें, अगर तो लिखा होता ना कि ये सैंपल बनाने का खर्चा है 6 मिलियन, तो फिर 6 मिलियन भी ऐड ना होता। जो सैंपल बनाने का खर्चा वो इन्वेंट्री है। मैंने भी टेस्टिंग कॉस्ट में यही बात बताई थी ना।
देखें 6 मिलियन के बारे में ना कहा हुआ है इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग, तो ये तो बहुत सारे खर्चे होंगे। इंस्टॉलेशन का भी अच्छा खासा खर्चा होता है, इंस्टॉलेशन भी तो है ना। तो अब इसमें ये तो नहीं कहा कि सैंपल बनाने के हैं, तो इसलिए मैं इसको पहली वाली टेस्टिंग लेकर ऐड कर रहा हूं। लेकिन अगर लिखा होता सैंपल बनाने का खर्चा तो फिर 6 मिलियन ऐड नहीं होता। लेकिन सैंपल की सेल वैल्यू तो इन एनी केस लेस नहीं होगी, वो सेल्स है। चौथा पॉइंट, प्लांट कब पूरा हो गया? 1 मई को प्लांट से प्रोडक्शन शुरू कर दी। उस दौरान जनरल ओवरहेड्स 1 मिलियन एक्स्ट्रा हो रहे थे, ये नहीं आएंगे। 0.5 बल्कि 0.6 बताता हूं पहले, स्टाफ की ट्रेनिंग पे इतना खर्चा हुआ, नहीं ऐड होगा। पॉइंट नंबर 5, फैक्ट्री का मैनेजर है, अगर उसकी बस मंथली सैलरी दी होती फुल स्टॉप, तो इसका कुछ भी नहीं करते। लेकिन आगे जो सब तफसील लिखी हुई है कि उसका काम बड़ा रीजनेबली एलोकेट हो सकता है इंस्टॉलेशन पे, और उसने 3 महीनों में से 30% टाइम इस मशीन पे लगाया। अब इसका टाइम बिल्कुल एक्यूरेट कैलकुलेट हो रहा है, तो उसकी तनख्वाह 3 महीने की, कौन से 3 महीने का, ये मशीन की कॉस्ट में ऐड होगा। 2.5 लाख महीने की इंटू 3 महीने इंटू 30%, मिलियन लिखे हुए मैंने, 2 चलो 2.3। तो अब ये सारा खर्चा जो ऐड होगा ये है कॉस्ट ऑफ प्लांट। इसमें जिस आइटम पे एतराज़ है वो बताइए, दोबारा पूछें जी। चलें ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।